अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हुकूमत के सामने मईशत का पहाड़ जैसा चैलेंज मौजूद है। कई एक मसाइल हुकूमत के सामने हैं, लेकिन हुकूमत के हक़ हुक्मरानी को मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है और चैलेंज किया जा रहा है उसकी अपोजिशन की जानिब से, जिसमें तहरीक इंसाफ है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे है। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो 25 अप्रैल से बाकायदा हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक का ऐलान कर दिया है। वो पशीन में 25 अप्रैल को जलसा करेंगे, 2 मई में पेशावर और फिर 9 मई में कराची में जलसा होगा उनका, और वो इस तहरीक को फिर आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका भी बाइकआउट कर दिया है। उनको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार ही मौजूद नहीं है नताइज मुरतब करने का। इसी तरह तहरीक इंसाफ, जो ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ सेनेट के इलेक्शन में सिंध से जो उसके 12 आज़ाद उम्मीदवार थे वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उनका इल्ज़ाम भी ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको दबाव में लाया जा रहा है। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं, लेकिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो उनके सामने मद्दे मुकाबिल थे, उनका ये दावा है कि उनको पुलिस ने एक तरह से अगवा कर लिया और उनको पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ आ गया था। वो आला अदालतों में गए और वहाँ से उन्होंने उस एतराज़ को रिमूव कराया। वापस जा रहे थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें इलेक्शन कमीशन में पहुँचने नहीं दिया गया। इस हवाले से जो सिंध के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, हलीम आदिल शेख, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी में कोई वाज़े तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन की बेचैनी कम नहीं हो रही। साथ बैठने के लिए दोनों तरफ से लगता है कि ग्राउंड हमवार नहीं है, ज़मीन हमवार नहीं है और बैठने को तैयार नहीं है। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि चाहे वो JUI-F हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, सबको ये एतराज़ात हैं कि अब भी उनके लिए लिविंग प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। तो इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन एतराज़ात को वो दूर कर सके या उन्हें इत्मीनान दिला सके, तसल्ली दे सके? बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब। गुजारिश ये है कि ये दोनों एतराज़ात और जिस तरह आपने गुफ्तगू भी सुनाई है, इन एतराज़ात में जान इतनी है कि हमारे मुखालिफिन की सिंध के अंदर स्ट्रेंथ देख लीजिए, वहाँ पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट देख लीजिए, अगर सेनेट के इलेक्शन होने हैं तो उसमें हमारे MPs की तादाद देख लीजिए। तो क्या हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है या कसदन हमारे ये साथी जो दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों से ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे लगे कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और ख़ुद ऐसे फैसले करते हैं जिससे ये नतीजा आखिर हो। मसलन अभी NA 207 के बारे में आपने जो गुफ्तगू सुनाई, उसमें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने जीतना था और जीतना था एक बड़े मार्जिन से, वहां कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट खुद सही तरीके से फाइल नहीं करते या किसी जगह से आपने कोई किया, आपके खिलाफ कोई केस है, आपने अदालत से जमानत नहीं ली, तो क्या जरूरत है? मैं उनकी बात को वजन देता। अगर हमारा मुकाबला होता, अगर हमारी जरूरत होती कि हम ये करें तो जीत सकते हैं या इससे हमारी हुकूमत बनने का बहुत बड़ा चांस है, या आसफा भुट्टो साहिबा को बहुत बड़ा कोई खतरा था खुदा न खास्ता सीट लूज करने का, कोई बड़ा टफ कंपटीशन का, या हमारे खिलाफ कोई सब्सटेंटिव वोट पड़ने का, ऐसी कोई सूरत थी नहीं। लिहाजा ये देखिए ना, अभी मगर जो बड़ा कजिया मुल्क के अंदर रहा पिछले इलेक्शन के बाद स्पेशल सीटों के हवाले से, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा पे भी आपने एक ऐसी जमात में अपने आप को ज़म किया, आज़ाद मेंबरान को, जो टेक्निकली एक इलेक्टोरल प्रोसेस में ना होने की वजह से वो स्पेशल सीटें लेने की अहल नहीं थी, और आपने सारे मुल्क के अंदर लोगों के पास जाके मीडिया, सोशल मीडिया, इस पे इतना शोर किया कि जी देखिए हमारे साथ बड़ी जाती है। मगर कह रहा साहब, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद जो हैं, जो बदले मुकाबिल थे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के, उनको गिरफ्तार तो किया गया सकरन नवाब शाह के दरमियान, जब वो वापस आ रहे थे कराची से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो ये मुझे नहीं पता, गैर जरूरी सी चीज अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उनके खिलाफ कोई केस होगा जो उन्होंने पहले बेल नहीं कराई, ये भी तो एक मसला है। ये PTI वाले साथियों का एक मसला ये भी है। मैंने अर्ज किया ना कि ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। आप उनकी बात को वजन दीजिए, मैं इसको नहीं कह रहा कि उनकी बात को ना सुनिए, उनकी बात को वजन दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचिए कि हमारा कोई उसमें
या तो हमें कोई खदशा था ठीक, कि हम सीट लूज कर जाएंगे, या हमें खदशा था कि कोई ज्यादा वोट पड़ जाएंगे। क्यों? कोई बोनाफाइड, कोई हमारा भी उस पर लालच हो ना, ठीक। कोई इंटरेस्ट हो, तो मैं इस बात को वजन दूं कि हाँ ये बात दुरुस्त है। सर, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा एक जलसों का शेड्यूल दे दिया है और वो अवामी असम्बली के नाम पर लोगों में निकलने की बात कर रहे हैं और वो हुकूमत की हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, पीटीआई भी तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है कि वो इनको इंगेज करे और इनसे बातचीत करे। गुजारिश है जी, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, मौलाना का हक है एहतजाज करना, वो जुलूस करें, जलसे करें, सिट इन करें, बिल्कुल उनका हक है। न तो माजी में हुकूमतें इस तरह के जलसे जुलूसों से गई, हम भी जलसे जुलूस करते रहे, हुकूमतें नहीं गई, हमारे खिलाफ भी होते रहे, हुकूमतें नहीं गई। हाँ, अगर किसी के जायज़ क्लेम हैं, दुरुस्त बातें हैं, तो आइए बैठ के रास्ते निकालने की कोशिश कीजिए, या अदालती प्रोसेस है, आप अदालतों को मानिए ना। अब देखिए, हमारा ना एक अजीब मसूद मसला बन गया है जी, हमारे मुल्क के अंदर, इदारों का रोल बहुत पॉजिटिव, बहुत तगड़ा नहीं है, ये बात दुरुस्त है, बहुत मुअस्सर नहीं है, लोगों का एतबार नहीं है इदारों पे, ये बात भी दुरुस्त है। अब मसला ये है कि इसके बावजूद हमें उन्हीं इदारों से वो काम लेने हैं ना, उन इदारों की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है ना। अदालतों पे एतमाद नहीं है तो क्या किसी और से जाके इंसाफ लेना है? पार्लिमान से तवक्को नहीं है तो क्या किसी और से कानून साजी करानी है? यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, इन्हीं को हमने बेहतर करना है। अब हमारे दोस्तों का कजिया तकाजा यह है कि वो ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। मसलन देखिए, अभी एक कमीशन बना है, 6 जज साहबान ने खत लिखा जी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग होता है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, वहां बैठ के वे फॉरवर्ड निकलता है, वो वे फॉरवर्ड दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग में पे पुट होता है और उस पे सुप्रीम कोर्ट के सारे 15 जजेस अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं। और आज भी इतराज है कि जनाब ये क्यों हो रहा है। साहब, मैं तो उस पर फिर सवाल किसका करता हूँ, एतराज कैसे लेकिन फॉलो होगा? हुकूमत को तश्कील पाए तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, ये जो और इलेक्शन हुए तो जाहिर सी बात है फरवरी में इलेक्शन हुए थे, इस वक्त तक इलेक्शन के हवाले से जो एतराज़ात हैं आपकी अपोजिशन के वो जूं के तूं बरकरार हैं, तो इस पर कोई मीनिंगफुल इंगेजमेंट हमें अब तक नज़र नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से। देखिए, जहां तक एतराज का ताल्लुक है, हर इलेक्शन पे रहे, कल हमें एतराज़ात थे तो हमें कहा जाता था कि वो इलेक्शन कमीशन है, वो अदालत है, और बात भी दुरुस्त है, वही इलेक्शन कमीशन और अदालत है। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम फाइनल कर दिया, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनके एतराज़ात हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। ट्रिब्यूनल्स थोड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की जाए कि जिनको बढ़ाया जाए, फैसले जल्द हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। अगर आप वो भी नहीं मानते तो फिर कोई और रास्ता कानून में नहीं है मासवाए इसके कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के इस मसले का कोई हल सोचे, और अगर उसके लिए कोई लेजिस्लेशन चाहिए तो वो करें। वो बिलावल साहब ने अपनी पहली स्पीच में, इस पार्लियामान की, इस असेंबली की पहली स्पीच में उन्होंने ये दावत दी थी हमारे इन साथियों को जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का हिस्सा है, उनको भी और बाकी जमातों को भी, कि आइए बैठ के हम पिछला भी देखते हैं और आइंदा के लिए भी, कि हमें कल के इलेक्शन में भी ये ना हो कि मेरा मैंडेट छिन जाए तो मैं शोर करता रहूं, आपका छिने तो आप। तो आइए बैठ के, उसके जवाब में क्या था, हमने बारहा कोशिश की है इस इलेक्शन के बाद भी। आपके इल्म में है ना कि 13-14 तारीख को हमारी पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई थी जी, मार्च में। उस सीसी की मीटिंग में 13 तारीख को हमने फैसला किया कि कमेटी तश्कील दें और बाकी जमातों से राब्ते करें, बशमूल पीटीआई, बाकियों के साथ हमारे राब्ते थे ही थी। उस दिन हम अगले दिन सुबह उठे तो पता चला जी खान साहब ने ऐलान करा दिया है कि इन 3 जमातों से तो बात ही नहीं हो सकती जी। सो जब ये रवैया हो कि ना पार्लियामान के अंदर बात करने को तैयार है, ना बाहर बात करने को तैयार है, ना जमात के साथ बैठने को तैयार है, तो फिर क्या करें? तो यही सवाल है कैरा साहब, परेशानी की बात यही है। मेरी सुन लीजिए, मेरी मसूद बात सुनिए। जी जी जी। आप कोशिश कीजिए, आप खान साहब को इस बात पे राजी कर लें, मैं इधर बात कर लेता हूं। सर, हम क्या राजी करेंगे हुकूमत नहीं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये देखिए कि कल्प्रिट कौन है जो राजी नहीं। सर, अब मामला ये है कि कोशिश में कमी है, माशी मसाइल बहुत गंभीर हैं, आवाम बहुत परेशान है, उन्हें सुख का सांस चाहिए,
कुछ माशी एक्टिविटी हो, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हुकूमत को ये चीज़ सूट नहीं करती, चाहे वो उनकी अपोजिशन कर रही हो या हुकूमत की खुद ये नीयत ना हो कि उनको इंगेज किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने 5 साला अहदाफ के जो अहदाफ अपनी वजारतों को दिए वो भी पूरे करने हैं। क्या ये मुमकिन है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहे और वो अहदाफ भी हासिल कर लिए जाएं जो वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं? इस पे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखिए, गवर्नमेंट की तो नीयत यकीनन होगी ना कि स्टेबिलिटी हो, ठहराव चाहिए। अब किसको ये ठहराव सूट नहीं कर रहा, किसको ये अनरेस्ट सूट कर रही है, किसको ये तसादम सूट कर रहा है, किसको ये लड़ाई बेहतर लग रही है? यकीनन पीटीआई को, यकीनन उस अपोजिशन को जो इस वक्त असेंबलियों के अंदर मौजूद है लेकिन नहीं है, वो बैठना नहीं चाहती है, जो हर मामले में लड़ना चाहती है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। इस वक्त उनको देखने की जरूरत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अहदाफ अचीव करने मुश्किल हो जाते हैं, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी हो भी तो अहदाफ मुश्किल होते हैं, ना हो तो और मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक तरफ को ये लगे कि ये लड़ाई हमें सूट करती है, इस लड़ाई के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये उनका हथियार बन जाए, तो वो इस हथियार को अपनी सियासत चलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, भले इससे मुल्क का नुकसान हो। देखिए ना, अगर आप IMF को खत लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा रुक जाए, अगर आप IMF के दफातर के बाहर जाके हंगामे कर सकते हैं, आप अमेरिकन जो उनके वाने नुमाइंदगान है या सेनेट है उनको खत लिख सकते हैं, उनसे राब्ते कर सकते हैं, वहां जाके लॉबिंग करते हैं, तो वो पाकिस्तान के नुकसान के लिए, सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, तो वो पाकिस्तान में क्या नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको दावत दी है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी है और खान साहब राजी नहीं है और मैं कह रहा हूं वो राजी नहीं है, आप उनको कोशिश कीजिए। अगर आप उनको राजी नहीं कर सकते, मैं तो राजी हूं, मैं तो बात करना चाहता हूं, मैं हुकूमत से बात करने को तैयार हूं। मैं अपनी जमात, मेरी तो कितनी दफा ये कोशिश कर चुकी है। ठीक है, आपको याद होगा सर हुकूमत ने कब ये कोशिशें की हैं कि वो बजाय इसके कि बयान दे देना कि जी हम चाहते हैं मुफाहमत हो, कि बाकायदा इंगेजमेंट की जाए। अब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि असद कैसर साहब जैसा आदमी कल ये कहने पर मजबूर हो गया कि अब हुकूमत के साथ जो है किसी किस्म की मुफाहमत अली अमीन गंडापुर को भी नहीं करनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी नहीं करनी चाहिए। तो ये माहौल तो और ख़राब हो रहा है, ये तो एस्केलेट कर रही है सियासत। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं, बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, अपनी जमात के बड़े अहम रहनुमा, मुझे उनका एहतराम है। लेकिन असद कैसर साहब का भी सारा मिजाज, उनकी स्पीकरशिप आपके सामने है, जिस तरह के वो मिजाज के हैं, वो भी तसादम की लड़ाई में, और उनकी पार्टी के अंदर जो फैसला वहां से खान साहब से होगा वही परवेल करेगा। उन्होंने तो ये डिजाइन किया है ना कि लड़ाई करनी है। अली अमीन गंडापुर साहब को वहां ये ओहदा देना इस बात के ये ऐलान जंग था। अच्छा, हम माजी में भी कोशिशें करते रहे, और क्या तरीका होगा कि आप पार्लियामान के फ्लोर पे उन्हें कहें, आपके लोग उनको अप्रोच करके कहें, और इसके बावजूद वो सरेआम कहें कि नो, तो फिर क्या इलाज है? मगर अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने तो अली अमीन गंडापुर से कहा कि वो वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करें, मामलात को आगे बढ़ाएं, SIFC के साथ ताउन करें। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं और असद कैसर साहब मुतसादम बात कह रहे हैं, तो क्या आपका ये ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है? मैं सर ये जानना चाह रहा हूं कि हुकूमत की तरफ से कोशिशें, इमरान खान साहब ने उन्हें कुछ कहा और उसके बिल्कुल मुतसादम बात उनको अगर आप कहें कि असद कैसर साहब ने कही है, तो मैं समझ लूं कि असद कैसर साहब की बात ज्यादा अहम है। सर मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं से मुराद हुकूमत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे वो। आप सारा मीडिया, आप कोशिश कीजिए ना, उन्हें बताइए, उन्हें कहिए इस बात पे आए बैठ के डायलॉग करें। सर अगर वो इस बात पे नहीं मानते, हमारी दावत को नहीं मानते, आपकी दावत को नहीं मानते, इस मुल्क के मीडिया के और बाकी जो दानिशवर उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर क्या करें? आप हमें बता दें। सर मैं ये तो अर्ज कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी संजीदा कोशिश है कि वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम साहब ने किसी शख्सियत को अप्रोच किया, मुराद वजीर आजम और हमारी सारी जमातें कशकोल लेके खान साहब के घर पे खड़े हो जाएंगे, जनाब मेहरबानी करें, यही हो सकता है। सर कोई डेलीगेशन बनाया हो, किसी को टास्क दिया हो, किसको मिलने के लिए? उनकी जमात में जिस बंदे से मिले, आपके इल्म में है मसूद जी, आप बड़ी खूबी से जानते हैं, आप बड़े सीनियर सहाफी हैं,
खान साहब हमारी हुकूमत थी, खान साहब अपोजिशन में थे, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे। उस वक्त हमने उस लड़ाई को कम करने के लिए, जब पंजाब के इलेक्शन और केपी के इलेक्शन का भी चल रहा था, हमारा भी उधर सूरत हाल अच्छी नहीं थी, उस वक्त हमने कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया कि डायलॉग होना चाहिए। वो डायलॉग अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन की। उस डायलॉग में खान साहब ने एक कमेटी बना दी शाह महमूद साहब की क़यादत में, उसमें फवाद साहब भी थे, उसमें जो अली जफर साहब भी थे, और उसमें तय हो गया कि असेंबली जून की 30 तारीख को डिसॉल्व हो जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा, चीजें सेटल हो गई। अब एकदम फोन आया उन्होंने और खान साहब ने कहा नो, मेरी तरफ से जवाब है, और शाह महमूद साहब पर तरफ से फोन सुन के आए, उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे तो लीडर ने ये इनकार कर दिया है। अब उस लीडर के साथ खुद ही बात हो तो बात है, बाकी तो उनके किसी बंदे की बात है ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, आप कर देखिए। सर ये छह जजेस का जो के एतराज़ात थे और इन्होंने जो दरख्वास्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, अब कमीशन बना दिया गया है। सदक हुसैन जिलानी साहब बहुत ही अच्छी रिप्यूट के जज, चीफ जस्टिस रहे, तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़े ज़बरदस्त रहे, लेकिन ये 6 जजेस जब दबाव में आ सकते हैं और इस हद तक दबाव में आ सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या एक रुकनी कमीशन काफ़ी होगा इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? अच्छा मसूद, ये बताइए कि अदालत कोई भी हो, वो कोई सिविल जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, क्या वो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है? किसी मुकदमे को प्रोब कर सकता है, तहकीकात कर सकता है खुद, क्योंकि उसने कल जज होकर फैसला भी देना है। तो क्या प्रोसिक्यूशन और जज जो जुडिशरी है, ये जुडिशल फैसला, ये दोनों को एक अथॉरिटी कर सकती है? यार ये बड़ी हैरानगी की बात है। हमारे दोस्त इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहे, उनके उस मुतालबे के पीछे भाग पड़े हैं। गवर्नमेंट के पास एक रास्ता था, गवर्नमेंट ने एक कमीशन तश्कील दिया, किसके कहने पे? ये खत आया, खत के बाद चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग की, अगले दिन वजीर आजम साहब को इन्वाइट किया, वजीर आजम साहब वहां तशरीफ ले गए, उन्होंने जो तजवीज तय कर ली आपस में, फिर दोबारा उसी दिन शाम 4 बजे फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई। अनप्रेसिडेंटेड है ना ये, इस मामले की हसासियत की नौयत के हवाले से, और उसमें उन्होंने जो तय किया था वो सेटल हो गया। अब देखिए गवर्नमेंट ने कमीशन तश्कील दिया, जिस शख्सियत को कमीशन पे बिठाया गया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, और वो पीटीआई के कैंडिडेट रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए। और मेरी गुजारिश ये है, अगर आप समझते हैं कि वो भी दबाव में आ सकते हैं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ तकाजा है कि जी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, जी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके क्या खुद सारी कार्रवाई करेगी? क्या खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी? और इन्वेस्टिगेशन करके फिर कल क्या उसके ऊपर सर इन्वेस्टिगेशन का तो मामला यही है ना कि लोगों को बुला के पूछना है, तो वो नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना है, कमीशन इन्वेस्टिगेट करता है, अदालत इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। सर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के इदारे हैं। मैं वजाहत कर रहा हूं जी जी, अदालत अगर ये केस खुद सुओ मोटो ले तो बिस्मिल्लाह ले ले, हमें क्या एतराज है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना, कमीशन बनवा दे। अब अदालत अगर सुओ मोटो लेती है फिर क्या होगा? फिर भी कमीशन ही तश्कील दिया जाएगा। सर बुनियादी एतराज ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर की जो इंतजामिया है उसने दबाव डाला और एतराज उन पर है, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ही जाकर चीफ जस्टिस साहब से मिले और ये फैसला किया उन्होंने, तो एतराज ही शहबाज शरीफ साहब और उनकी इंतजामिया के ऊपर, मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब पे एतराज है जी, अदालत पे एतमाद नहीं है, फौज पे एलिगेशन है, अदालत पे तो एतमाद है ना, मीडिया के साथ ही आप ही का कमीशन को बना लेते हैं, फिर अदालत पे तो एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि अदालत पे चले जाएं, अदालत को ये करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ के 2 मीटिंग्स करते हैं 2 दिन में, और उसमें एक मैकेनिज्म डिवॉल्व होता है, उस मैकेनिज्म पे अदम एतमाद है, ठीक है, हुकूमत पे एलिगेशन है, इदारों पे एलिगेशन है, अदालत पे एतमाद नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर पीटीआई को कोई कमीशन बना दें या मीडिया को कोई कमीशन बना दें, क्या करें? तो बता देना रास्ता। सर ये पीटीआई भी सुन रही होगी और आप जाहिर सी बात है जो हुकूमत है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मामला इसके अलावा तो हल करे। सर आखिर में वे फॉरवर्ड दे देना कि ये वे फॉरवर्ड आप ये कर लें। सर हम कौन होते हैं वे फॉरवर्ड देने वाले? हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं खुदा के लिए मामला। एक बात याद रखिए, जी जी जी, सवाल उस वक्त उठाते हैं
आपको तनकीद करने का 100 नहीं 500% हक है। आप तनकीद उस वक्त करते हैं जब आप समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है और कोई मुतबादल तरीका आपके या सवाल रेज करने वाले के जहन में है। सर बता तो रहे ये जो शख्स कमर ज़मान जो फैसला कर रहा है, ये गलत है और सही फैसला जज साहिबान की दरख्वास्त अदालत से थी, तो एतराज ये आ रहा है कि अदालत को ही इस मामले को हल करना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले मामले को नहीं करना चाहिए था। आपने रेज कर दिया। मेरा फिर वही जवाब है कि फुल कोर्ट मीटिंग 15 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं, वो एक रास्ता निकालते हैं, वो वजीर आजम साहब को बुलाते हैं। तो सर नतीजा ये निकल रहा है, आजम साहब शौक से नहीं गए, नतीजा ये निकल रहा है कि ये मामला एक पॉलिटिकल शक्ल इख्तियार कर रहा है। यार पॉलिटिकल को छोड़े, जो भी करे, सवाल ये है कि इसके अलावा क्या रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव बैठ के एक रास्ता निकालते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो ले लिया, 10 जजेस बैठ जाए। सर जी मैं हुकूमत थोड़ी हूं, ना मैं वजीर, ना मैं मुशीर, ना मैं हुकूमत। आप सवाल करना छोड़ दे रहे यार। अगर सवाल तो करेंगे ना सर। नहीं सवाल नहीं आपका, मेरी फिर मैं दोहराता हूँ, सवाल करने का तरीका ये होता है मेरे अजीज कि आप मेरी किसी चीज पे, मेरे किसी व्यू पे, मेरे किसी एक्ट पे एतराज कर सकते हैं कि आपने गलत किया। फिर गलत करने के लिए, गलत साबित करना है तो फिर आपको ये बताना होगा कि मुझसे क्या गलती हुई है सर। उसका मुतबादल कोई रास्ता वो एक शेर है ना सर कि तो शेख भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, वही सिचुएशन है। अच्छा आखिर में सर, आखिर में ये नहीं है मसूद, इस तरह ना करो। हाँ मैं फिर आपके सवाल करता हूँ जी। आप मुझे ये बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं किस बुनियाद पे, आप बताओ मैं क्या करूं। नहीं सर, मैं समझता हूं मैं सवाल दुरुस्त कर रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपके सवाल से एतराज नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त है, आपका हक है। सवाल आपने ही करना है, मैंने नहीं सवाल कर रहे जी। सवाल आपने कर रहे हैं। जब आप सवाल कर रहे हैं, आप मेरे किसी एक्ट पे, मेरे किसी फैसले पे, अदालत के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं, तो उस तनकीद का कोई मुतबादल भी तो आपके ज़हन में है ना कि ये सर मैं तो दूसरों की, आपके ओपोनेंट्स में उनकी तनकीद आपके सामने रख रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में कैसे आएगा और आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपने कहा जी हमारे बस में कुछ नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते। मसूद ये देखिए मसूद, अगर आप उनकी तनकीद मेरे सामने रख रहे हो तो उनकी तनकीद के साथ आप एग्री करके रख रहे हो ना। सर मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, मेरे सामने तो एक मसाइल नजर आ रही कि हुकूमत, मैं चाहता हूं कि फोकस करे माशी मसाइल पर। मुल्क में बड़े बड़े अहम मसाइल हैं। मेरे समझ में तो नहीं है कि ये क्या तनकीद है कि तनकीद मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या होना चाहिए ये मेरे जहन में नहीं है। सर वो भी अर्ज कर दिया, अगर मेरे पास कोई मुतबादल है ही नहीं, अर्ज तो कर दिया सर, दे रहा हूं, अर्ज तो कर दिया क्या होना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं ना सर। आखिर में ये बताइए, पिछली दफा भी आपसे पूछा था, अब आपको कब मुबारकबाद दें गवर्नरशिप की? ये मेरी जमात का फैसला है, जिसको चाहेंगे वो बना देंगे। मेरी जमात ने मेरे लिए भी बड़ी हमेशा इज्जतें दी है, मुझे अल्लाह इज्जतें देने वाला है, जमात देती है। अभी अगर इज्जत देंगे मेहरबानी उनकी, वरना जिस साथी का फैसला होगा वो हमारे लिए बायस इज्जत होगा। और इन दिनों ये फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह जल्द। ठीक है सर, मिठाई का इंतजार रहेगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अफनानुल्लाह खान साहब और अहमद ओवैस साहब, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो वजारतों को एक हिदायत दी गई हैं उनके बारे में तफसील से आगाह किया। उन्होंने बताया कि कर्जाजात की रजिस्ट्रक्शन के लिए अहदाफ दिए गए हैं, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस हवाले से जो गैर कानूनी असला है उसके हवाले से रूल्स बनाए जाएंगे। FBR की डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, मादनियात के शोबे की बात की गई है, उसमें बड़ा पोटेंशल है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। अहदाफ दिए गए हैं। वज़ारत तिजारत में तिजारती खसारे को कम करने के हवाले से वज़ारत तिजारत को टास्क दिया गया है। इसके अलावा कारोबार को आसान बनाने के लिए अहदाफ दिए गए हैं। खलीजी ममालिक से बरामदात में इजाफे का टारगेट दिया गया है। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं विफाक में, उसको वज़ारत तालीम को टास्क दिया गया है कि उनको स्कूल में लेकर आएँ। और PIA की निजकारी के हवाले से बात की गई है कि वो बहुत ज़रूरी है, उसको किया जाएगा। और ये जितने भी अहदाफ हैं इनको जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर भी किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो काम लेना जानते हैं और वो काम लेकर दिखाएंगे। उन्होंने पंजाब में भी काम लेकर दिखाया और यहाँ पर भी काम लेकर दिखाएंगे। तो जो अहदाफ आज बताए गए हैं इसमें कुछ नया नहीं है, हुकूमतें इसी तरह के अहदाफ अपने सामने रखा करती हैं, लेकिन ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये कितने काबिल अमल हैं या काबिल अमल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ यही मामला नहीं है कि गवर्नेंस बेहतर बनानी है और इन तमाम मामलात को टैकल करना है, बल्कि पाकिस्तान में एक सियासी और समाजी मंशूर की भी इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो अब अगर मईशत के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें समाजी और सियासी जो कदरें हैं उनका लिहाज रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। अभी हुकूमत को तश्कील पाए 21-22 दिन हुए हैं कि अपोजिशन जमातों ने बाकायदा तहरीकें चलाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने पूरा एक टाइम टेबल दे दिया है। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि वो सड़कों पर होगी ईद के बाद। तो ऐसी सूरत में जहां वज़ीर आज़म साहब ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत के हक़ हुक्मरानी को भी चैलेंज किया जा रहा है, तो किस तरह से ये हुकूमत जो मामलात पार्लियामान में तय करने वाले थे, जो मामलात ऐवानों में तय करने वाले थे, उसको सड़कों पर जब तय होता या उस पर आवाज़ उठते देखेगी तो किस तरह से काम कर पाएगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अफतानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और अहमद ओवैस साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अफतानुल्लाह साहब, फरमाइएगा कि ठीक है, ये जो अहदाफ वज़ीर आज़म ने दिए हैं बहुत अच्छी बात है, हुकूमतें ऐसी ही बातें किया करती हैं, लेकिन अभी तो आपकी हुकूमत को पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, आपकी अपोजिशन सड़कों पर आने की बात कर रही है, तो काबिल अमल होगा ये सब कुछ करना जो बताया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाहिर है अगर अपोजिशन जो है वो सड़कों के ऊपर आएगी और वो एहतजाज करेगी तो उससे जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होंगी, मगर इस माजी में पहले भी 2014 से 18 तक जो है वो पीटीआई ने धरने दिए, 126 दिन का धरना दिया और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस वक़्त हुकूमत मुस्तहकम रही और जो हम काम करना चाह रहे थे वो हमने कंप्लीट किए और उसके जो फ़वाइद थे वो आवाम तक पहुँचे। तो अभी भी हमारी यही कोशिश है कि हम जल्द अज़ जल्द जो इक़दामात वज़ीर आज़म साहब ने बताए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि मुल्क के अंदर जो तिजारती खसारा है वो कम हो, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, जो निजकारी के आदाफ हैं वो पूरे हों। पीटीआई सड़कों पर थी और पीटीआई को जो है वो इंगेज उस तरह से नहीं किया जा सका या वो जो भी हालात थे। आपकी जो हुकूमत थी, आप कह रहे हैं अहदाफ मुकम्मल किए थे, अहदाफ क्या मुकम्मल किए थे कि आपके वज़ीर ख़जाना जब गए तो उन्होंने कहा कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, हमें IMF प्रोग्राम में जाना होगा, और आप एक बहुत बड़ा खसारा देकर गए थे, तिजारती खसारा देकर गए थे। फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो आप लोग सड़कों पर थे, फिर आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे, फिर आप लोग धरने दे रहे थे, फिर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, फिर कोरोना भी था, ये सब कुछ था, तो उसमें भी बड़े मसाइल हुए। एक मतलब फिर यही सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो मामलात हैं वो इस तरह नहीं चलाए जाते कि जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन है वो मुल्क के अंदर कम की जा सके, और फिर उसके नताइज फिर आवाम को भुगतने पड़ते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि जी ख़जाना खाली है वाली बात, तो डार साहब ने जाते हुए कोई ऐसी बात नहीं की थी कि ख़जाना खाली है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने की थी। हम लोग जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आपके मेरी गुजारिश सुन लें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये बात नहीं की थी ख़जाना खाली है। बात ये है कि अगर 6% GDP ग्रोथ रेट, 22 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन 5% के ऊपर थी, जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% के ऊपर थी, ये अगर तमाम चीज़ें जो हैं वो बुरी थी, 100 रुपये का डॉलर था, 70 रुपये का पेट्रोल था, डीजल, तो फिर तो देखें ना कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हमें जिसका जो क्रेडिट है उसको उधर देना चाहिए। कमोबेश आपकी जो आखिरी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे और उन्होंने जो आखिरी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दी थी वो भी कुछ इस तरह की थी, तो ये नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। हकीकत में मसाइल हल नहीं होते ना, कोई इस तरह की नहीं इस तरह की हो ही नहीं सकती ना। आपका डॉलर ही क्या कहते हैं, आप खाली देख लें कहाँ पहुँच गया था पीटीआई के दौर के अंदर ही। तो ये, और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है वो, इन्होंने कहा डिफॉल्ट कर रही है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं सर, हाल ही नहीं कह रहा, वो जब गए तो उस वक्त पूरी कैंपेन चलाई उन्होंने कहा कि 6% ग्रोथ है और डॉलर उस वक्त जितना था आज डॉलर उससे ऊपर है। तो मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो जरूरी है। मेरी गुजारिश देखिए, नहीं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, ये बड़ी ज़रूरी है
100 रुपए का डॉलर, 105 रुपए का डॉलर अच्छा था कि 184 रुपए का डॉलर अच्छा था? तो सर ये हमें ये बात समझनी चाहिए ना। हम अगर ये कहें कि दोनों एक जैसे थे, 350 का डॉलर अच्छा है। मैं नहीं, आप उधर रहे ना, आप जहां आपने 2013 से 18 की बात की, आप उधर रहे। अगर आप आगे आएंगे तो उसकी दलील ये है कि जब एक बंदा बैंक करप्ट कराने के लिए मुल्क को तुला हुआ है, वो पूरी कैंपेन चला रहा है पूरी दुनिया में मुल्क को बैंक करप्ट करने की, तो उसके समरात तो आएंगे ना कि नहीं आएंगे? अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो 280 ये पहुंचा के गए हैं पूरा का पूरा, कि ये सूरत हाल उस दौर में भी थी और आपके दौर में भी है कि हम नहीं, ये मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। आवाम जानती है इस बात को। महंगाई किसके दौर में थी, किसके दौर में नहीं थी, वो सड़कों पर थे और आप सड़कों पर नहीं थे। अगर आप 35 रुपए किलो आटा जो है वो बुरा है, तो फिर जो है वो इसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। 55 रुपए किलो चीनी बुरी है, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हमें जिस तरह मुल्क मिला था, जब मुल्क में रोजाना धमाके होते थे, टेररिज्म अपने पीक पे थी, कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, बिजली नहीं थी पूरे मुल्क के अंदर, 14-16 घंटे की लोड शेडिंग थी। आप कह रहे हैं कि जब हम छोड़ के गए थे तो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल तरक्की, तो कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी, बेहतरी अगर कभी भी नहीं तरक्की आएगी ना। अगर आप अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अगर इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे इन दोनों चीजों को, तो इसका मेरे पास तो सर मैं क्या करूं, आपकी ऐनक अलग है, आपके मुखालिफिन की ऐनक अलग है। हमारे हकीकत हाल तो ये है। नहीं, वो अलग नहीं है। एक हकीकत है जो जिसको कोई अनडिनायबल फैक्ट है, 4 से 5% 5 साल इन्फ्लेशन थी, ये अनडिनायबल फैक्ट है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। सर अब क्या इन्फ्लेशन है? आपकी 16 महीने की हुकूमत थी, फिर उसके बाद की हुकूमत थी, इस वक्त 22% जो है वो आपका पॉलिसी रेट है सर। अभी हुकूमत को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, कोई वजीर आजम हाउस में कोई बटन तो लगा हुआ नहीं है कि हम बटन दबाएंगे और मुल्क में सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो आप लोग बोलते थे कि 2 साल इनको कुछ ना कहें, इनको ना सर, हम कौन होते हैं कुछ ना बोलने वाले? आपने जो करना था, आपने भी जलसे किए, जुलूस किए, रैलियां निकाली, आपने भी हुकूमत को नहीं चलने दिया और आखिर में आपने हुकूमत को कदम तख्ता कर दिया। हमने नहीं इस तरह किया, हमने 2 साल कुछ नहीं किया। कोई आपने तो धड़म तख्ता ही कर दिया ना हुकूमत का। आप उसको उनके साथ मिला रहे ना, या चले नहीं? देखिए हमने, आप मुझे मैं आता हूं आपके पास। 2014 में धरना किसने दिया? हमने दिया था। मैं आपके पास आता हूं, मैं आता हूं। 126 दिन का इन्होंने धरना दिया। सर आपने भी लॉन्ग मार्चेस किए ना। अहमद ओवैस साहब ये फरमाएं कि इस वक्त अब आप लोग भी तैयार बैठे में कि ईद ख़त्म हो और एहतजाजी तहरीक शुरू करें। गो कि पंजाब में आपके एहतजाजी तहरीक शुरू करना तो तकरीबन बईदस कयास है, क्योंकि वहाँ तो जब भी आपने कोशिश की आपको फिटा पड़ा। जब आपने सिंध में किया, यहाँ पर आप लाठी चार्ज हुआ, बंदे आपको उठा लिए गए। अब खैबर पख्तूनख्वा में ही है जो कुछ भी है आपका, तो आप भी एक तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो मुल्क तो सर इससे अब आगे नहीं बढ़ेगा। इलेक्शन हो गए, अब हुकूमतें वजूद में आ गई, अब आगे चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि आप इसको इस अंदाज में ना देखिए, आप इसको इस अंदाज में देखें कि जिस आदमी से कोई उसके राइट छीन ले जाएं, उसके एहसास उससे छीन लिए जाएं, तो वो रोएगा, पीटेगा, शोर मचाएगा, वावेला करेगा और क्या करेगा। यहाँ पर आपके सामने है कि जिस तरीके से मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और वो आपको इलेक्शन लॉज 2017 के अंदर तहरीर है कि इलेक्शन कमीशन जो है ड्यूटी बाउंड है कि विद इन 15 दिन के अंदर वो तमाम 45 फॉर्म जो हैं वो उसको वेबसाइट पे डाल सर वो सब कुछ तो हो गया ना। यहाँ पे हम उसको 10 मरतबा डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए हुआ नहीं ना, ये नहीं। देखिए सवाल ये है कि हुआ नहीं। ये सब कुछ को उन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर दबाने की कोशिश की है और फॉल्स झूठे मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ लेकर प्राइम मिनिस्टर और सारी कैबिनेट बैठे हुए हैं। ये हुकूमत को कौन हुकूमत कहेगा? क्यों ना तहरीक चलेगी? तो सर अवाम जिन्होंने वोट दिया है, इस वक्त जो मुल्क की माशी कैफियत है, इस वक्त जो मुल्क की माशी कैफियत है वो बेयर कर सकती है ये सारी चीजें? आप समझते हैं कि ये मुल्क के नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना? तो फिर क्या रास्ता है? आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही सवाल ये है कि ये सोचना किसका काम है? सर सब पाकिस्तानियों का काम है। और जो आके सवाल ये है कि आप, या इसका मतलब तो ये है कि एक आदमी आप पाकिस्तान के प्रियम्बल से ही हट जाए। बिल्कुल प्रियम्बल कहता है
कि sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. अब वो chosen representatives तो रहे कोई नहीं, हुकूमत बना के बैठ गए, झूठा ओथ ले लिया, आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन भी है, ठीक है, और फिर आप कहें कि दूसरे लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है वो हाथ बांध के खड़े भी हो जाएं और उनके आगे झुके सजदे भी करें उनको, तो कैसे? ये अननेचुरल चीज तो नहीं हो सकती। अफनान साहब, ये है मामला कि आप यही लोग प्रॉब्लम जब ये हुकूमत में थे तो आप कहते थे सिलेक्टेड वजीर आजम, अब ये लोग आपको कह रहे हैं आप लोग सिलेक्टेड हैं या झूठा ओथ ले लिया, तो कहने की बात नहीं है। देखिए मेरी बात जी, नहीं, ये बात नहीं, देखिए बात ये है, मैं बात ओवैस ये साहब है को कंप्लीट कर लेने बात दीजिए। करना चाहूंगा नहीं, बात एजाज जी, जी। एक मिनट में आपके बात का जवाब मैं अब सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ। चाहिए ये है, जब ये हुकूमत बनाई जैसे बन गई इनको चाहिए था कि ये एक बर्निंग इशू है, इसके लिए आप 2 ट्राइब्यूनल बना दिए जो 10 साल में भी ये केस खत्म नहीं कर सकते। आप यहाँ पे 10-15 ट्राइब्यूनल बनाते और उनको मैंडेट देते, जैसे सर लिखा वो हुआ तो उसका, ठीक है, जैसे आप within 10 60 मरतबा days ये बात कह चुके हैं, वो नहीं मान रहे मुकम्मल ना, करना है। वो कह रहे हैं जी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो आप फिर क्या? अदालतों में जाइए, हुकूमत के बस की ये बात नहीं है। नहीं इलेक्शन सब ये देखिए, ये मामला हमेशा होते रहे हैं। भुट्टो के ज़माने में भी जब इतने बड़ा एजिटेशन हुआ था रिगिंग के खिलाफ, तो उन्होंने भी फिर फाइनली यही किया था जब सेटलमेंट हुआ था। जब क्वेश्चन तो ये है कि जब आप इस बात को, अपनी बात को मानने को तैयार नहीं, और अभी भी सब कहते हैं कि हम डंडे से सबको हाँक देंगे और सब मामले सीधे हो जाएंगे, तो मामले सीधे नहीं होंगे, खराब हो रहे हैं। सर टेबल जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, अब आप टेबल के दूसरी तरफ हैं और ये आप उस तरफ हैं जिस तरफ आप थे। कभी आप पर ये इल्ज़ाम लगते थे, अब अफनान साहब जो इल्ज़ाम आप लगाया करते थे वो इल्ज़ाम अब आपके ऊपर लग रहे हैं, तो यही चलता रहेगा, यही म्यूजिकल चेयर जो है हम खेलते रहेंगे। नहीं सर अफनान साहब, देखिए इन म्यूजिकल बात ये है, देखिए बात ये है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ। ये 2008 में और 2013 में ये सिलसिला नहीं था, ये 2008 की जो है 2018 की ये मामला जो है ये शुरू हुआ। और ये नहीं उस वक्त नहीं था, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। आपने 4 सीटें कही थी, हमने 4 में से 3 जीत लिए थे। 35 पंक्चर को आपने बाद में कहा सियासी बयानिया था, तो अब आप उसको उससे ना जोड़ें। मसला यही है, आज भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने 2018 में हमारे साथ क्या किया था। सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई माने कि इन्होंने 2018 का इलेक्शन रिग किया था और उसके अंदर अपने लोगों को जितवाया था, रिजल्ट तब्दील करवाए थे, अपनी गलती नहीं मान रहे। अच्छा तो हम पे डाल रहे हैं, आप भी पर तैयार हैं, अपना तो बताएं ना, आप भी पर तैयार हैं अगर ऐसी सूरत होती है मेरी तो आप भी तैयार हैं कि वो जैसे कहे वैसे मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मेरी गुजारिश, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए हमें जो है वो बैठ के बातचीत से मसाइल को हल करना पड़ेगा जी। हम अभी भी जो है, अगर पीटीआई जो है वो चाहती है कि मामलात मुल्क में ठीक हो, तो हम ऐसी लेजिस्लेशन कर सकते हैं जिससे आगे मुस्तकबिल के इलेक्शनों में बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की अफनान भाई। अब मुझे ये बताएं, हमारे साथ चार्टर कर लें कि ये आप देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप ये बात यहां पे फरमा रहे हैं, आपकी पार्टी की सतह पर या आपकी हुकूमत की सतह पर क्या बाकायदा तौर पर ये तमाम मारूजात तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखे गए कि आइए जी टेबल पे बैठते हैं, बाकायदा तौर पर? मैं ये नहीं कह रहा मीडिया टॉक कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कुछ कह दिया, बाकायदा तौर पर। देखिए हम जब अपोजिशन में थे 2018 से 22, तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मैं गुजारिश सुन लें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद जब 2022 की हमारी हुकूमत आई तो फिर हमने दोबारा ये कहा कि जी हम दोबारा तैयार हैं। इन्होंने दोनों दफ़ा उसको जो है वो दुत्कार दिया। अब बात यह है कि देखें ताली 2 हाथों से बचती है। अगर ये समझते हैं कि इस पे बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अभी वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच पे इनॉग्रल भी ये वाली बात की कि हम रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हैं। तो सर ये आप कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, यानी हुकूमत जो है मतलब वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हाउस को ठीक चलाए, मुल्क में अमन व अमान हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क में हर तरह का इस्तेहकाम हो, तो उसके लिए हुकूमत कोशिश करती है। आप तवक्को कर रहे हैं अपनी अपोजिशन से कि वो आकर आपके साथ बात करें, पहले वो आपको ऑफर करें? मैं देखें हमने कर दी ना ऑफर, हमने अभी भी कर दी, पहले भी 2 दफ़ा कर दी।
हम ज़बरदस्ती तो इनको ला के नहीं बिठा सकते ना, हम ज़बरदस्ती तो नहीं इनके साथ कर सकते कि इन्हें खींच के लेके आए और कहें बैठ जाओ हमारे चलिए, सामने। बड़ी अच्छी बात कही आपने। इनके बॉल में कोर्ट है अहमद ओवैस साहब, इनके अब बॉल अगर में- अगर वजीर इनके आजम कोर्ट ये में बात बॉल कह है। रहे हैं कि आइए बात कीजिए, तो कौन है तहरीके इंसाफ में जो इस बात का जवाब देने की कुव्वत रखता है? किससे ये बात हो सकती है तहरीके इंसाफ के अंदर? ये देखे, ये तो बिल्कुल लीडरशिप ही इनकी करेगी ना, इनिशिएटिव। लीडर सुनिए ना, बात बता रहा हूँ आपको। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के जो है वो उमर अयूब साहब मौजूद हैं वहाँ पर, बिल्कुल इसका रिस्पॉन्ड करेंगे और पूरी डिसिप्लिन के साथ करेंगे, लेकिन धोखेबाजी ना करें जैसे आगे किया था इन्होंने कि आप आज असेंबली डिसॉल्व करें, हम सुबह कर रहे हैं। वो डिसॉल्व करके बैठ गया, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं करते। ये धोखेबाजियाँ नहीं होती, ये निसाफ नियति के साथ हुकूमत को चलाना है। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट होती है कौम को। आपको इस कहाँ पहुँचा दिया आपने, इस कमिटमेंट को निभाना होगा। तो मामलात को सीधा करने के लिए आपको ये तो नहीं है। तो आपको भी आप अपने देखिए स्टैंड कि में अहमद ओवैस साहब कुछ तब्दीली लानी होगी ना। यानी आप कहते हैं कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो हाँ, आप मैं तो कह रहा हूं ना। आप इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, लेकिन एहतजाजन आप खुले दिल के साथ इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो आपको ये एहतजाजन की वाली चीज जो हटानी पड़ेगी ना, अगर अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, एहतजाजन वाली से देखिए सवाल ये है कि हम तो अंडर प्रोटेस्ट। देखिए जितनी मैसिव रिगिंग हुई है, जिस तरह कौम ने जिन हालात में के लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिला, पार्टी को भी तोड़ दिया, सिंबल भी नहीं मिला, फिर आवाम ने आके किस तरह वोट दिया, 9 मई का वाक़या बना दिया, फिर उसके बावजूद जो कुछ हुआ और उसके ऊपर रिगिंग शुरू कर दी। तो सर ये दो मुतज़ाद बातें हैं ना, पीछे मिला के कि जो कुछ हुआ बिल्कुल वो सबके सामने आप उसको बयान करते हैं और मुसलसल बयान कर रहे हैं। अब ये दो बातें हैं ना। अफनान साहब, ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ को कुछ स्पेस देने की जरूरत है, उसकी क़यादत को कुछ स्पेस देने की जरूरत है? हम तो कह रहे हैं ना कि अफनान साहब ये हो कि अगर उनकी मुलाकात का टाइम तय होता है तो उस पर भी इरफान सिद्दीकी साहब कह देते हैं कि जी ये कैदी के साथ कैसे एक मुआहदा कर लिया गया, या वो अगर वो अपने खाने के पैसे भी देते हैं तो उस पर भी तनकीद कि जी इनको खाना क्यों दिया जाता है इनकी मर्जी का। तो ये सब कुछ तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं ना, हमें तो इससे बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत है अगर बात करनी है तो। अफनान साहब, ये वो बात है। मैं इसके अंदर ये वाली बात देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, इनकी तरफ से कोई आगे से जवाब पॉजिटिव कभी आया ही नहीं है। मैं आपको ये बात बिल्कुल यकीन से बताना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मुल्क के हालात बेहतर हों। ये सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरह ताकत में आ जाए वापस। अफनान साहब, आपको अब उसको एंटरटेन करने के लिए ये सिर्फ हमसे बात करना चाहते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक ब्रेक लेना है अफनानुल्लाह साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। मामला ये है कि मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ में अगर किसी से बात की जाए तो वो कौन हो सकता है? क्या क्योंकि तहरीक इंसाफ का मतलब सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ ही हैं, बाकी जो ओहदे हैं वो ओहदे अपनी जगह हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उन्होंने लेना है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब इस बात पर वाकई कन्विंस है कि उन्होंने इन मामलात को ठीक करना है, तो उन्हें बात किससे करनी होगी? बानी तहरीक इंसाफ से करनी होगी। तो ये बात कैसे हो सकती है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद। बहुत मुख्तसर सा वक्त मेरे पास है। अहमद ओवैस साहब, फरमाइएगा, ईद के बाद क्या मंजर आप देख रहे हैं सियासी? मेरा ख्याल है कि लार्ज स्केल पे जो है मैसिव एजिटेशन जो है वो मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर लेंगे इस इशू के ऊपर, क्योंकि इसको एड्रेस ही नहीं किया इन्होंने। 1 महीना हो गया, ये अगर चाहते तो अब तक ये इस मसले को रिजॉल्व कर सकते थे। इसके ऊपर बातचीत हो सकती थी, बैठ के रिजॉल्व करते कि भाई ये तरीक़ेकार है, ट्रिब्यूनल इतने बनेंगे, इतना सब कुछ होगा। सारे हमेशा होता आया है, नहीं किया इन्होंने। ये दानिशा तौर पे नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, और ये इस तरह ठीक अफनान साहब, आप क्या कहेंगे? मसला तो आगे कैसे कि आप दानिशा तौर पर मसले को हल नहीं करना चाहते और एजुटेशन की बात की जा रही है। देखिए अभी तो देखिए, इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे केस लग रहे हैं। हमारी बारी तो साकिर निसार साहब ने कहा था रिकाउंटिंग ही नहीं होगी, जो रिजल्ट आ गया ये फुल एंड फाइनल है, कोई केस ही किसी का नहीं सुना गया था। तो ये इसके बानी इमरान खान साहब हैं हाइब्रिड निज़ाम के।
जिसका ये फल खा रहे हैं। गलत तो हमें गलत हम बात पे कर हम पे रहे ना हैं। ये अब ये बिल्कुल इस्लाम के लिए 100% गलत ठीक बात बात कर है रहे ये। हैं। तो सर- आप चेक, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, मैंने खुद सर application आगे दी, मेरे आगे recount नहीं ऑपोजिशन होने दिया को इन्होंने। इंगेज करने का या इरादा है आगे या नहीं? हम चाहते हैं कि हम मामलात को अफाम व तफहीम से हल करें, मगर ताली दो हाथों से बचती है। अगर कोई जिद पकड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई तो फिर तरीके उसका कार भी हमारे तो पास लाएंगे कोई ना। इलाज नहीं है। तरीक़ेकार क्या होगा बता हम दीजिए चाहते जरा, हैं अगर कि कुछ है। मामलात अफाम व आप तफहीम से हल हो। इनिशिएटिव अफनान साहब बता दिए भाई क्या तरीक़ेकार क्या कैसे होगा? होगी, कोई तरीकेकार बताएं। देखिए तरीक़ेकार तरीक़ेकार तो ये होगा कि इनके क्या कुछ होगा? लोग वो इनके लोग जो हैं वो ऐलान करें कि ठीक है हम चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन पे बात करना चाहते ठीक है, हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों के ऊपर रिकंसिलिएशन के ऊपर नहीं, बात कर ऐलान रहे हैं, आप उसका फिर करेंगे। जवाब बस हुकूमत खत्म हो देगी। गया, वक्त ऐलान खत्म हो गया। आप- बहुत शुक्रिया अहमद ओवैस साहब, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह खान साहब। बहुत अहम मामला है, ईद के बाद एजिटेशन का इरादा है अपोजिशन का। हुकूमत को अभी से कुछ ना कुछ करना होगा अगर मामलात को काबू में रखना है, और करना भी चाहिए कि इंगेज किया जाए अपोजिशन को, और अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत को इंगेज करें और इफ़ाम व तफ़हीम से मुल्क के मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।